हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आपने इससे पहले जो लेक्चर देखे थे, प्रीवियस लेक्चर, जिनमें हमने ऑसिलेशन की बात की थी, है ना। और केस हमने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम का, और उस पेंडुलम को हमने कई सारी टॉपिक में डिवाइड किया। जैसे पेंडुलम इन आकार की बात कर लिया, पेंडुलम इन लिक्विड की बात किया, फिर हमने पेंडुलम इन फील्ड की बात कर लिया था, है ना। तो पेंडुलम इन लिफ्ट की बात भी हमने की थी। तो कई तरीके से हमने पेंडुलम को ऑसिलेट करवाया था, है ना। तो अब उसी पेंडुलम को हमें कन्वर्ट करना कोनिकल पेंडुलम में। तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, जैसे आप समझें कि सिंपल पेंडुलम का मतलब था कि आपने एक धागे से एक छोटे से पार्टिकल को हमने नाम दिया था यहाँ पर बॉब, है ना। एक बॉब को हमने यहाँ पर बांध दिया ऐसे, ये धागा मान सकते हैं एल लंबाई का, और यहाँ पर एक बॉब है। अगर आपने इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिया है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बाद ये जो बॉब है अगर ऑसिलेट किया लाइक दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। अब इसी पेंडुलम को आपको बनाना है कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम कुछ भी नहीं है, बस करना क्या है कि आपको ये जो पॉइंट है फिक्स करके इसको हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में घुमाना है ऐसे। और हमने ये बात आपको पहले बताया था कि एवरी सर्कुलर मोशन नोन एज अ पीरियोडिक मोशन। जितने भी सर्कुलर मोशन होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। और पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि एक निश्चित समयांतराल के बाद पार्टिकल अगर अपना काम रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अब अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो वहाँ पर हम जानते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल का जो टाइम बनता है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये जो आपने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाया है बाय द बॉब, ये कहलाएगा इसको हम कहेंगे पूरे सेटअप को कोनिकल पेंडुलम। एक कौन सा बन रहा, नाम इसका कोनिकल पेंडुलम बनने के पीछे कारण है कि आप देखिए ये जो धागा है ये यहाँ पर बॉब है। जब बॉब यहाँ पर एक कुछ एंगल पे चल करके ऐसे रिवॉल्व करेगा तो आप समझिए कि एक कौन सा बन रहा है, ऐसे एक शेप बनेगा। ये आपके पास एक वर्टिकल लाइन है ऐसे, मतलब जो है ये कोन बन जाएगा, और जो बॉब है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो इसको कहा जाता है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम का मतलब है कि जो बॉब है वो एक कोन के शेप में चलना शुरू कर दिया। कोन के शेप का मतलब कि नीचे सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा, और उस सर्कुलर पाथ का जो इंक्लिनेशन स्लैंट हाइट है वो ठीक लेंथ ऑफ थ्रेड के इक्वल है। आई वासन में तो कोनिकल पेंडुलम पढ़ने के पीछे नाम है इसका कि जहाँ पर ये बॉब है इस तरह से ऑसिलेट किया कि यहाँ पर एक कौन सा जैसा हमको फिगर दिख रहा है ना। तो अब आप इसको फिगर में कन्वर्ट करें। अगला जो स्टेप हमारा है, अभी तो यहाँ पर हमने इसको रोक के रखा है, अब आप इसको कोनिकल पेंडुलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास फिगर कुछ ऐसा होगा। तो हम मान लो कहीं पर बैठे हैं और उस पॉइंट पर जो है बॉब को देखते हैं, तो बॉब ये जो है ऐसे रिवॉल्व कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ठीक है। और इस सर्कल की रेडियस मान लीजिए आर है, रेडियस ऑफ सर्कल आर है। धागा तो आपके पास अब यहाँ पर पहुँच गया होगा। जब आप इसको घुमाएंगे तो इमेजिन करो कि धागा जो है वो एक तरह से स्लैंट हाइट जो बनेगी कोन की, उसके जो है ठीक इक्वल हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ थ्रेड हो गया एल, है ना। ये एंगल मान लो थीटा डिग्री पर बात चल रही थी, है ना। अच्छा, बॉब के पास कुछ मास m था, तो इसका जो एक वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड बना होगा, दैट इज mg। और हम जानते हैं कि यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। सर्कुलर मोशन का मतलब कि यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी कैन नेवर बी रिवॉल्व इन अ सर्कल। तो ये प्योर सर्कुलर मोशन हो गया। सर्कुलर मोशन का मतलब है कि बॉडी के पास एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। mg वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा होगा। आप इमेजिन करेंगे ये सर्कल बन रहा है, इस सर्कल में हर एक पॉइंट पर जो mg होगा वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। तो फिर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा होगा, धागा यहाँ पे टाइट होगा। तो जब धागा टाइट होता है तो बोलिए क्या बनता है, यहाँ पर एक टेंशन जिसको हम कहते हैं टी। एक कंपोनेंट यहाँ पर वर्टिकल आएगा इस टी का, दैट इज टी कॉस थीटा, और एक अंदर की तरफ आएगा, इसको आप कहोगे टी साइन थीटा। अगर बॉडी सर्कल में चल रही है तो गारंटीड यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना तय।
तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है बॉब इसी सर्कुलर पाथ में चल रहा, मतलब कि इस पॉइंट पर जो टेंशन है टी कॉस थीटा है वो mg को बैलेंस करेगा, और टी साइन थीटा की जिम्मेदारी क्या बन जाती है, टी साइन थीटा क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। आई बात समझ में? तो आप देखो, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो टी साइन थीटा है हमारा वो टी सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में? और जो यहाँ पर हमारे पास टी कॉस थीटा है दिस विल बी बैलेंस्ड टू वेट ऑफ बॉब। अब आप इनको डिवाइड कर लो, डिवाइड करने पर क्या मिलेगा बोलो, साइन थीटा, और बाई में क्या बन जाएगा ये कॉस थीटा। राइट हैंड साइड देखो मास तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, क्या बचा आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी बचेगा। रेडियस ऑफ सर्कल हमको नहीं दिया है, तो रेडियस ऑफ सर्कल की जगह पर आपको लाना लेंथ ऑफ थ्रेड। तो आप देखो अगर यहाँ से थोड़ा सा आप इनमें रिलेशन लाओगे रेडियस और लेंथ में, तो इस एंगल के लिए बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो आर बाई एल के इक्वल हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ लेंथ तो दैट इज एल साइन थीटा बन जाएगा। अब आप इसको वहाँ पे रख लो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बोलो क्या मिला, आर की जगह पर क्या लिखेंगे एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई जी। साइन थीटा खत्म, जी आप इधर भेजो एल बाई में भेज दो, तो क्या मिला जी बाई एल कॉस थीटा इक्वल टू ओमेगा, अंडर रूट इसका ले लो। बोलो टाइम पीरियड क्या मिला हमको, मिला 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। अब अगर हमसे कोई ये कहे कि जो ये कोनिकल पेंडुलम है क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, क्या है ये, तो हम क्या कहेंगे इसको बताओ। इसको हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन, क्योंकि यहाँ पर मीन पोजीशन नहीं, अगर मीन पोजीशन होता तो या तो ये ऑसिलेटरी मोशन होता या तो ये पीरियोडिक और सिंपल हार्मोनिक मोशन होता, बट मीन पोजीशन है नहीं यहाँ पे, तो आप इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहोगे और ना ही आप इसको ऑसिलेटरी मोशन कहोगे, आप इसको क्या कहोगे, पीरियोडिक मोशन, है ना। तो ये जो केस होता है कोनिकल पेंडुलम का, दिस इज पार्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो नीट में चुटकुला पूछ सकता है कि जो है कोनिकल पेंडुलम किसका एग्जाम्पल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, पीरियोडिक मोशन का है या ऑसिलेटरी मोशन का, तो आंसर क्या टिक करेंगे हम यहाँ पे, पीरियोडिक मोशन। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा टॉर्सनल पेंडुलम। टॉर्सनल पेंडुलम का मतलब क्या है, जैसे आपने फिजिकल पेंडुलम अभी आपने क्या पढ़ा, कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम ही बेसिकली किससे बनाया था हमने, सिंपल पेंडुलम से, और आज हम सिंपल पेंडुलम से क्या बनाना चाहते हैं, टॉर्सनल पेंडुलम। टॉर्सनल पेंडुलम का मतलब है कि यहाँ पर एक टॉर्क की बात होने जा रही है। अब आप समझिए, जैसे मान लो धागे से हमने को ये हमने बॉडी यहाँ पर कुछ भी शेप की है, शेप यहाँ पे नाम नहीं देते हैं कि बॉडी किस शेप की है ना, चूँकि यहाँ पर बात आएगी टॉर्क की, और जहाँ पर टॉर्क होगा वहाँ पर आएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। समझिए आप, यहाँ पर बात होगी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो आप ये समझो कि जैसे मान लो हमने पेन को बांधा है, ये धागा फिक्स है, अगर हम इस पेन को लीनियरली डिस्प्लेस करें और ऐसे इसको रिलीज करें तो ये क्या करेगा, सिंपल पेंडुलम की तरह परफॉर्म करेगा। दिस इज केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगर हमने इसी बॉडी को ऐसे घुमाना शुरू कर दिया तो ये कहलाएगा कोनिकल पेंडुलम। अब आप समझिएगा, तीसरा केस है टॉर्सनल पेंडुलम। टॉर्सनल पेंडुलम का मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पर बॉडी हैंग किया है, धागे को हमें ट्विस्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने क्या किया कि इस पिन को रोटेट करवा रहे हैं, रोटेट करवाने पर क्या होगा, धागा ट्विस्ट होगा। ये जो धागा है, जो हमने यहाँ पर हाथ में कपड़ा लिया, क्या होगा, ट्विस्ट होगा। अब आप जब घुमाते चले जाओगे यहाँ पर धागे में ट्विस्ट बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप इसको मौका देंगे तो फाइनली क्या होगा, ये ऐसे वापस आ गया। लेकिन ये इतना जल्दी रुकता नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस दिख रहा, इसकी वजह से यहाँ पर तुरंत ही रुक गया। अदरवाइज जैसे आपने इसको थीटा घुमाया है, मान लो हमने थीटा डिग्री घुमा दिया फाइनली,
तो थीटा डिग्री घुमाने पर जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जब आप इसको रिलीज करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ये घूमना चाहेगा, और एंटी क्लॉकवाइज भी अपने आप थीटा डिग्री घूमेगा। चाहे क्लॉकवाइज हमने ज़बरदस्ती घुमाया और एंटी क्लॉकवाइज अपनी मर्जी से थीटा डिग्री पर घुमा है, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो फाइनली तब भी धागा ट्विस्ट होगा, और जब आपने इसको अपनी मर्जी, इसकी मर्जी के खिलाफ आपने धागा ट्विस्ट किया तब भी धागे में ट्विस्ट आया था। तो कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये कि जब भी पेन क्लॉकवाइज घूमेगा तब भी धागे में ट्विस्ट आएगा, तब भी धागा यही चाहेगा कि ये पेन अपनी ओरिजिनल कंडीशन को गेन करे, जिसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम, वहाँ पे आना चाहेगा। तो उसको गेन करने के लिए क्या करता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने लगता है। तो जैसे ही मान लो यहाँ पर कोई बॉडी हमने धागे से बांध दिया, अब इस बॉडी को हम क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे। लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर किसकी बात होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। आई बात समझ में? तो हम इसी पॉइंट के अबाउट इस बॉडी को रोटेट करवा रहे हैं। जैसे बॉडी रोटेट होगी धागे में क्या बन जाएगा, ट्विस्ट हो, और धागा क्या चाहेगा, उस ट्विस्ट को ख़त्म करना चाहेगा। तो जैसे ट्विस्ट ख़त्म करना चाहेगा तो यहाँ पर धागे के द्वारा बन जाएगा एक रिस्टोरिंग टॉर्क। अब ये कितना ट्विस्ट, भाई अब धागे की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। अब आपने कमज़ोर धागा ले लिया, पता चला उसने रिस्टोरिंग टॉर्क उतना नहीं दे पाया। भाई कपड़ा है, आप कपड़ा निचोड़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा रिंग कर सकते हैं, जब छोड़ें तो फाइनली वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। कुछ ऐसे कपड़े होंगे जिनको आप खूब मोड़ते चले गए, फाइनली धागा और कपड़ा जो फट गया, तो होगा क्या कि वापस शेप गेन नहीं कर पाएगा। नहीं यार बात में। तो हमारे कहने मतलब कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क बन रहा ड्यू टू दिस थ्रेड, ड्यू टू ट्विस्टिंग इन द थ्रेड, ये जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ धागे पर डिपेंड करेगा, है ना। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ थ्रेड है जिसको कहा जाता है वो कहलाता है टॉर्सनल रिजिडिटी। टॉर्सनल रिजिडिटी। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने बॉडी को थीटा डिग्री रोटेट करवाया, तो उससे होगा क्या कि धागे में एक ट्विस्ट आ जाएगा। ट्विस्ट आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर धागे में एक रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क। जैसे आपने बात किया था रिस्टोरिंग फोर्स की, वैसे बात करेंगे यहाँ पे हम रिस्टोरिंग टॉर्क की। रिस्टोरिंग टॉर्क, तो टाउ बराबर क्या बनेगा, माइनस का सी इंटू थीटा। थीटा डिग्री घुमाया तो उससे क्या बन गया यहाँ पे, सी इंटू थीटा, और ये सी इंटू थीटा क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस बाय द थ्रेड। थ्रेड के द्वारा क्या बना है इतना रिस्टोरिंग टॉर्क। निगेटिव साइन अपने आप आ जाना, जहाँ पर भी रिस्टोरिंग शब्द होगा वहाँ पे निगेटिव साइन अपने आप आ जाएगा, चाहे वो रिस्टोरिंग फोर्स की बात हो या रिस्टोरिंग टॉर्क की बात हो। बात यहाँ पर सी की, सी यहाँ पर क्या चीज़ बोलो, सी का मतलब है टॉर्सनल रिजिडिटी। टॉर्सनल रिजिडिटी, और इसका हिंदी में मतलब होता है टॉर्क पर डिग्री ट्विस्ट। टॉर्क पर डिग्री ट्विस्ट मतलब एक डिग्री घुमाने में जितना भी रिस्टोरिंग टॉर्क बनेगा उसको कहा जाता है टॉर्सनल रिजिडिटी। और ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्रेड होता है। तो टॉर्क पर डिग्री ट्विस्ट कहा जाता है इसको। आई बात समझ में? एंड दिस टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अच्छा, ऑसिलेशन किस में हो रहा होगा, इस बॉडी में ऑसिलेशन हो रहा होगा। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो, यहाँ पर मास की बात नहीं करनी है, अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करनी है। तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आई है। तो ऑसिलेशन किस में हो रहा, बॉडी में। तो जो टॉर्क यहाँ पर आपने थ्रेड के द्वारा कैलकुलेट किया, यही टॉर्क किस में कन्वर्ट होगा, जो बॉडी यहाँ पर ऑसिलेट कर रही है ना। तो दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू दिस टॉर्क। तो आई इंटू अल्फा बराबर क्या लिखोगे आप यहाँ से, माइनस का सी इंटू थीटा। अल्फा इक्वल टू क्या बन गया, माइनस सी थीटा बाई आई। यहाँ तक आपको कहानी लेके जाना है। अगर टॉर्क की बात हुई तो आप एंगुलर एक्सीलरेशन तक लेके जाओगे, अगर रिस्टोरिंग फोर्स की बात हो रही तो उसके भी आप एक्सीलरेशन तक लेके जाओगे। और एक्सीलरेशन जैसे हमको मिला, चाहे वो लीनियर हो चाहे एंगुलर हो, उसके बाद की कहानी आपको पता है कि हमारे पास एक कहानी ऑलरेडी होती है, दैट इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा की। अब आप समझिए, यहाँ पर ए होगा तो वाई आएगा, अल्फा होगा तो यहाँ पे थीटा आएगा। और आप इनको आप कंपेयर कर लो।
कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस सी थीटा बाई आई, थीटा थीटा खत्म, निगेटिव साइन खत्म, बोलो ओमेगा बराबर क्या मिला, रूट ऑफ सी अपॉन आई। तो टाइम पीरियड बोलें क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। अब आई है क्या चीज़, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हर बॉडी का अलग अलग होगा। सी की बात करें, सी भी यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ थ्रेड है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। तो धागा अगर आपने मान लो कॉपर के ले लिया, कॉपर की आपने एक वायर ले ली, तो सी इसका कुछ और होगा। अगर आपने इसकी जगह पर मान लो एल्युमिनियम का वायर ले लिया, तो वहाँ पर सी का वैल्यू कुछ और आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक कंप्लीट बॉडी में ऑसिलेशन की बात होगी। जैसे मान लो यहाँ पर एक बॉडी है, इसको हम कह सकते हैं कोई बॉडी है, और इस बॉडी में आपने यहाँ पर एक कील लगा दिया, ये कील है यहाँ पे। अब अगर हम इस बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस करें तो फाइनली बॉडी क्या होगी, ये ऐसे और ऐसे क्या करेगी, ये ऑसिलेट करेगी। तो इस कंप्लीट बॉडी में जो ऑसिलेशन बना उसका टाइम पीरियड क्या होगा, वो टाइम पीरियड आपसे पूछा है। तो अब देखिए यहाँ पर बॉडी में अगर एक छोटा सा पॉइंट मास है तो हम उसको कह सकते हैं सिंपल पेंडुलम, है ना। बट यहाँ पर एक कंप्लीट बॉडी में ऑसिलेशन है, तो इस कंप्लीट बॉडी को ऑसिलेट करवाने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स आया होगा। सबसे पहली बात हमें यहाँ पर किसकी बात, ऑसिलेशन होता किसका है, ऑसिलेशन हमेशा किसका होता है, सेंटर ऑफ मास का। तो सबसे पहले हम इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ पर कहीं है, और आपने किया क्या कि इस पॉइंट पर बॉडी अभी क्या है, स्टेशनरी। इसको, इस ओरिएंटेशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मेन पोजीशन। इसको क्या कहा जाएगा, मेन पोजीशन। अब मेन पोजीशन से आप बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस कीजिए। मान लो बॉडी को हमने जो है, अब आप ये ना कहना गुरुजी थोड़ा शेप जो है चेंज लग रहा बॉडी का। अब ये हम ऐसे ऑर्बिट्री शेप हमने बना लिया। अब ये शेप कुछ भी हो सकता है, कल के आपके पास एक रॉड हो सकती है, एक एयर रिंग हो सकती है। अभी हम कुछ एग्जांपल लेंगे, है ना। तो चलिए ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास की जो ऊंचाई है पिवट से वो मान लेते हैं h है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं मान लो पहुँचा। अच्छा ये तो हमारे पास जो h है ये तो h ही रहेगा। बताओ इस पॉइंट पर अगर हम मास की बात करें तो मास के द्वारा जो वेट बना होगा वर्टिकल डाउनवर्ड बना होगा ऐसे, इसको आप कहोगे mg, ठीक है। और आपने इसको थीटा डिग्री पर डिफ्लेक्ट किया है। थीटा डिग्री पर हमने क्या किया, इसको डिफ्लेक्ट किया। तो बात यहाँ पर ऐसी है कुछ कि यहाँ पर एक कंप्लीट बॉडी ऑसिलेट कर रही है भाई साहब। अब जब बॉडी ऑसिलेट करेगी तो यहाँ पर बन जाएगा टॉर्क। अगर बॉडी यहाँ पे एक तरह से इसमें रोटेशन आ गया है, और रोटेशन शब्द है तो मतलब यहाँ पर टॉर्क होना गारंटेड, टॉर्क यहाँ पर होना तय है। अब टॉर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स यहाँ पर इकलौता mg दिख रहा है, इसके अलावा कोई फोर्स है नहीं, तो यही क्या देगा हमको, टॉर्क। तो mg तो दिख रहा है, लेकिन इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये h थोड़ी ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देखो ये जो h है वो कुछ एंगल पर है, और हमें जो डिस्टेंस रखनी होगी टॉर्क में, दैट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप ये बताओ कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे बनाएं। तो इन टर्म्स ऑफ h ही आपको लाना पड़ेगा। जैसे मान लो ऐसे कुछ फिगर बना लिया हमने। अब आप देखो mg को आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ाओ, तो mg को ऊपर बढ़ाने पर ये वाली जो लेंथ बनेगी दैट इज परपेंडिकुलर। ये पिवट शब्द हटा दे रहे हैं यहाँ से हम, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप इसको मान लो x, है ना। तो अच्छा देखिए ये जो h है ये एंगल थीटा है, तो बोलो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। अच्छा
इसमें और इसमें रिलेशन क्या होगा, सामने वाली साइड क्या है बताओ, ये परपेंडिकुलर है क्या, तो इस h का x के साथ रिलेशन क्या देगा, साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा लिखें तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो x बराबर क्या मिला हमको, h इंटू साइन थीटा। एंड दिस x इज परपेंडिकुलर टू वेट, परपेंडिकुलर टू वेट। तो ये जो x है, x क्या है, परपेंडिकुलर टू फोर्स हो गया, मतलब कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, टॉर्क। आई बात समझ में। तो टॉर्क हम क्या लिखेंगे बोलो, हाँ बात यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क की होगी, तो हम लिखेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ बराबर क्या लिखें, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर कितना बोलो, x है क्या, तो फाइनली क्या मिला, माइनस का mg इंटू एच साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या मिला, माइनस का mg इंटू एच साइन थीटा। अब चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बहुत कम लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर डिफाइंड होते हैं, तो अगर बहुत कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था तो यहाँ पर साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के। तो फाइनली टाउ बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस का mg h इंटू थीटा। और बॉडी यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है बाय दिस टॉर्क। तो बॉडी में जो एक टॉर्क बना होगा दैट इज I इंटू अल्फा। ये टाउ कुछ है, ये टाउ कुछ है, और ये कुछ जो है आपस में इक्वल होंगे। तो I इंटू अल्फा बराबर क्या लिखें बोलो, माइनस का mg h इंटू थीटा। अल्फा बराबर क्या लिखें, माइनस का mg h थीटा बाई I। ठीक है, यहाँ तक कहानी हमको मिल गई है। अब इसके बाद की कहानी आपको पहले से पता है। अल्फा बराबर क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। सारा कष्ट दूर हो चुका है। माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस mg h थीटा अपॉन I। थीटा थीटा खत्म, नेगेटिव साइन खत्म। बोलो ओमेगा बराबर क्या मिला, mg h बाई I, ये मिला होगा। बताओ t बराबर क्या मिला, 2 पाई अंडर रूट I बाई mg h। अब I का मतलब तो पहले से पता है आप लोगों को। I का मतलब क्या है बोलो, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा h यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, h का मतलब क्या है, दिस इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पिवट, जहाँ पर आपने कील लगाई है। और कील को हम क्या कहते हैं हिंदी में, एक्सिस ऑफ रोटेशन। कील को हम क्या कहेंगे बोलो, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फ्रॉम द पिवट आप लिखो, और चाहे लिखो फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई बात समझ में। तो ऐसे इसमें कुछ एक दो हम एग्जांपल लेके आपको दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पर। मतलब सारा खेल इसमें देखिए, मास तो पता होगा, एच भी आपको ढूंढना पड़ेगा, बट सबसे ज़्यादा जो टफ चीज़ है ढूंढने के लिए दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब कि आपको रोटेशन में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो एक दो एग्जांपल लेके दिखा दे रहे हैं, आप उनको अच्छे से सीख लीजिए। चलिए फिजिकल पेंडुलम पर बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, है ना। तो फिजिकल पेंडुलम में हमने जो टाइम पीरियड पढ़ा दैट इज 2 पाई अंडर रूट I बाई mg h। h का मतलब क्या था, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पिवट या फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जैसे हमने फिगर बनाया तो इस फिगर को आप प्रैक्टिकली थोड़ा समझिए। जैसे मान लो कोई आपके पास एक रॉड है, यहाँ पर एक कील हमने ठोक दिया, यहाँ पर कील ठोक दिया। फाइनली क्या हुआ कि इस रॉड को हमने कुछ डिग्री पे घुमा करके छोड़ दिया, तो रॉड क्या होगी, ऐसे ऑसिलेट करेगी। तो इस रॉड के पास टाइम पीरियड क्या होगा, हमसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, फाइंड आउट टाइम पीरियड, फाइंड आउट टी ऑफ रॉड। बस इतनी सी कहानी है इसकी। अब बताओ फार्मूला डायरेक्ट आपके पास है, अब यहाँ पर क्या कोई कैलकुलेशन करने जाओगे, सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, है ना। अब बस करना क्या आपको, भाई साहब शेम देना पूरा साला है। अब करना क्या बताओ, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट I बाई mg h। ये फार्मूला आपको पहले से पता है ना। अब आप ये बताओ इसमें क्या चीज़ अननोन, दैट इज h, दैट इज I। ये दोनों अननोन है,
अबाउट दिस पॉइंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड क्या होता है बोलो, जिन बच्चों को पता है जल्दी इस कमेंट सेक्शन में आके बताओ क्या होता है बोलो, ml²/3 होता है क्या। और बात यहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड की हो रही है, तो अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो फाइनली सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ठीक सेंटर पे। तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा ठीक सेंटर पे। अब आप बताओ पिवट और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी कितना है, ठीक लेंथ ऑफ रॉड का आधा। आई वासन में बस दो ही चीज़ें अननोन थी, आई आपने बता दिया चूँकि आप ज्ञानी हैं, है ना। तो एच बोलो क्या लिखेंगे फिर, L/2 लिखेंगे। टाइम पीरियड बोलें क्या बना, 2π√ml² और बोलो mg × h। h की जगह आप लिखोगे आप L/2। आप देखो टाइम पीरियड मास खत्म, L से L खत्म, बाइक 2 कहाँ गया ऊपर, बाइक 3 कहाँ है नीचे। तो टाइम पीरियड बोलो क्या बना आपका, 2π√2L/3g, ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। मान लो कील हमने ठीक एंड पे लगाया, थोड़ा सा हमने नीचे लगा दिया, तो बस चेंज क्या होना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फाइनली चेंज क्या होना है, एच। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना थोड़ा लेंदी हो जाएगा, और वो केस भी आप कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप उनको कर सकते हैं, है ना। तो हम उतना मतलब नहीं जाएंगे, क्योंकि आप ये समझो कि क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे लेवल हो सकते हैं, ऐसे नहीं क्वेश्चन हम बना नहीं सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आप खुद सोचिए कि मतलब और क्या क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता था कि मान लो, थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं, कोई खास टफ चीज़ नहीं है कि हम इसको जो है बड़े अच्छे से समझाएं आपको। मान लो कील आपने यहाँ पर लगाया था, है ना, ये कील थी, आज आपने कील थोड़ा सा नीचे ठोंक दिया भाई साहब। मान लो कील को हमने शिफ्ट किया बाई लेंथ L/4 हमने शिफ्ट कर लिया। टोटल लेंथ कितना बताओ, टोटल लेंथ कितना हमारी L है। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन तो चेंज होना नहीं है, सेंटर ऑफ मास आज भी ठीक कहाँ पे रहेगा, सेंटर पे। अब बताओ ये लेंथ कितना हो जाएगी, टोटल अगर हम बात करें L/2 है ये, तो इस L/2 का ये जो लेंथ बनेगा जिसको हम कहेंगे H, दैट इज L/4 बनेगा। टोटल L/2 ही तो लिखना आपको। L/4 ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गई कील, अब कील यहाँ पर आ गई। अब बताओ H हमने ढूंढ लिया, बट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे ढूंढोगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर कहीं है, तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आप ये बताओ इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 डायमेंशन बॉडी है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर थ्योरम की बात होनी नहीं है। किसकी बात होनी है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की। तो आप बताओ इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बना होगा। एक एक्सिस हम कहाँ से लेकर चलते हैं, बॉडी के ठीक सेंटर से, इसको आप कहते हैं IC। हमें इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का पॉइंट है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है, I = IC + m × d², ये होता है। d के मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड दिस पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो IC जो बनेगा यहाँ पर वो बनेगा ml²/12। d क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो ठीक L/4 के इक्वल है, तो m × L²/16 बन जाएगा ये। अब आप यहाँ से I कैलकुलेट कर लो, H आपको पहले से हमने ढूंढ के दे दिया, तो क्या यहाँ से टाइम पीरियड निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। ऐसे आप इसको कर सकते हैं। कुछ और भी वर्मा जी में, इससे वर्मा में आप देखेंगे तो और भी कुछ एग्जाम्पल दिखेंगे, जहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे कोई मैडम जी हैं और मैडम जी का जो है कान में एक प्यारा सा एक झुमका है, झुमका जानते हो ना, बाल ही मान लेते हैं, एयर रिंग मान लेते हैं, ऐसे कुछ है ना, ऐसे ये मैडम जी का है ना, ये मैडम जी है, मैडम जी नहीं है भाई साहब, मैडम जी का ये एयर है ना। अब देखो मैडम जी कान में जो है मतलब पहनी थी एयर रिंग, और वो एयर रिंग ऐसे कुछ पहनी हुई है लाइक दिस। अब मान लो कोई फिजिक्स का स्टूडेंट इनका
है, समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं ना। फिजिक्स का कोई मान लो बढ़िया मतलब एक आइंस्टीन टाइप का बच्चा इनका बॉयफ्रेंड है। अब वो हमेशा फिजिक्स ही सोचता रहता चला। हुआ क्या कि मतलब जो है मैडम जी के पास बैठे तो भाई साहब ये कान में इयरिंग पहने थी, तो भाई साहब ने क्या किया, जो इयरिंग ऐसे था, इयरिंग को हल्का सा डिफ्लेक्ट किया लाइक दिस, ऐसे नहीं ये बात समझ में, इयरिंग ऐसे है, ऐसे ये इयरिंग है और इस इयरिंग को भाई साहब ने क्या किया, हल्का सा डिफ्लेक्ट किया ऐसे, तो इयरिंग क्या हुई, ऐसे झूलने लगी। तो भाई साहब ने क्या किया, मैडम जी से पूछ लिया कि बताओ तुम्हारी इयरिंग का टाइम पीरियड कितना है। तो मैडम जी बेहोश हो गई, बोली कि साला तुम्हारा आज से हमारा ब्रेकअप हो गया है ना। तो अच्छा, रेडियस ऑफ इयरिंग मान लो आर है, मास ऑफ रिंग मान लो ये एयर रिंग है, रेडियस आर है, मास मान लो इसका एम है। तो पूछा गया कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। एयर रिंग जो है ऐसे और ऐसे ऑसिलेट कर रही है। तो दो ही बातें होनी यहाँ पर आपको, देखिए दो ही बातें आपको फाइंड आउट करना, दैट इज वर्टिकल हाइट, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास। अब रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, ठीक सेंटर पे। तो एच की बात करें तो ठीक रेडियस के इक्वल हो गया। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन समझिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू डिपेंड करता है। अब आप ये बताओ, अगर आपके पास ये एयरिंग है और भाई साहब ने जो है एयरिंग को ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे मान लो, ऐसे एक कान में ऐसे बंधी हुई है और एयरिंग को हमने ऐसे झुलाया लाइक दिस, ये एयरिंग ऐसे झूल रही है। तो आप ये बताओ कि टाइम पीरियड क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये बन रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस फिर से लगाना पड़ेगा। तो ये आई ढूंढना है हमें, एक एक्सिस कहाँ से लेकर चलना, बॉडी के ठीक सेंटर ऑफ मास से, ठीक सेंटर से, सेंटर ऑफ मास से। तो फाइनली यहाँ पर जो आई बनेगा आपका, ये पॉइंट हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको हम आई कह रहे हैं। हमें एक एक्सिस कहाँ से लेकर चलना, बॉडी के ठीक सेंटर से, जिसको हम कहेंगे आई सी। इनके बीच की दूरी ठीक आर के इक्वल है। तो आई बराबर क्या लिखें बोलो, आई सी प्लस एम इंटू आर स्क्वायर। अब जो आई सी बनता रिंग का अबाउट इट्स ओन एक्सिस दैट इज एम आर स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पर आई क्या बन गया, 2mr स्क्वायर। खेल खत्म। आई ढूंढ लिया, एच ढूंढ लिया, टाइम पीरियड ढूंढ लिया। अब मान लो कल के ये कहें कि मैडम जी ने जो है यहाँ पर कान में कुछ ऐसा पहना हुआ है जिसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट है। मैडम जी मान लो कान में जो है कुछ ऐसे पहने, ये कुछ अजीब अजीब शेप के, जानते हैं कि आजकल फैशन की दुनिया है, तो इस दुनिया में बहुत तरह तरह के लोग हैं। अब बहुत तरह तरह के कान में जो पहनने वाली चीज़ें हैं वो भी हैं, है ना। तो जो कान में ऐसे कुछ पहना हुआ, कुछ ऐसे, है ना, खतरनाक टाइप का ऐसे, ये कोई मतलब जो ऐसे पहना हुआ है ना, ये ठीक है। अच्छा, ये छोटी सी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लेते हैं m है, ये मान लो सोने का है, और जो आपने यहाँ पर बांधा है मान लो इसका मास 0 है, मासलेस मान लेते हैं, लेंथ इसकी l है। अब इसको आपने झुला दिया ऐसे, इसका टाइम पीरियड बोलो क्या होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर हमको दिख रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैडम जी का जो कान जहाँ पे मतलब जहाँ पे कान छिदा हुआ है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो जो मास है एक तरह से पॉइंट मास है, तो सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल इसके सेंटर पे लाई कर गया, है ना। और ठीक पूरी बॉडी का जो पॉइंट है वो पॉइंट मास ही बन गया। तो फाइनली यहाँ पर जो L है वो ठीक H के इक्वल हो गया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो बनेगा दैट इज मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, ये आई आपको कैलकुलेट करना है। तो आई बराबर क्या मिल गया, एम इंटू एल स्क्वायर। आई पता है, एच पता है बोलो, टाइम पीरियड भी पता है कि आपको 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी इंटू एल, ठीक है, आई पता है, खेल खत्म, है ना। तो ऐसे मतलब क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब मान लो इसी रॉड पर हमने ठीक सेंटर ऑफ मास पे कील ठोंक दिया, ठीक सेंटर ऑफ मास पे, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास पर ही आपने कील ठोंक दिया तो जो h है कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा भाई साहब। अगर h 0 हुआ तो समथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ऐसे भी केस पूछ लेता है फाइनली, है ना। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन एक छोटा सा चुटकुला है ये, और इसमें जो है सिंपल पेंडुलम का ही केस हमने उठाया, बट क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं
वो अभी 2-4 क्वेश्चन हम करवाएंगे, उनके माध्यम से आपको थोड़ा सा कुछ नॉलेज मिलेगा कि यार ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं क्या, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक धागा है जिसको हम कह रहे हैं सिंपल पेंडुलम, है ना। सिंपल पेंडुलम का एक केस हमने उठाया है। अब एक साइड हमने कील लगा दिया, यहाँ पर हमने ठीक L/4 पे कील लगा दिया, बाकी जो लेंथ है 3L/4 ऊपर है, लेंथ ऑफ थ्रेड हमने L माना है। यहाँ पर आप इमेजिन करो कि यहाँ पर ऐसे कील लगी है ना, इमेजिन कर पा रहे हैं ना, ये कील लगी हुई है। अब इसको हमने क्या किया कि इधर डिफ्लेक्ट करके छोड़ दिया, तो जब ये वापस आएगा तो फाइनली यहाँ पर देखिए कि ये जो इस पॉइंट के इधर होता है वो आधा ऑसिलेशन होता है, इस पॉइंट के इधर आधा ऑसिलेशन होता है, इस पॉइंट के इधर आधा ऑसिलेशन, इस पॉइंट के इधर आधा ऑसिलेशन। तो आधे ऑसिलेशन का टाइम क्या होता है, ठीक टाइम पीरियड का आधा होता है। तो अगर हम क्वेश्चन ये कहें कि मान लो हमने इसको झुला करके छोड़ दिया तो इस बॉब का टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड का मतलब होता है कंप्लीट ऑसिलेशन में जो पार्टिकल समय लेता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब आप ये बताओ कि आधा चक्कर जो पूरा करेगा वो L लंबाई से पूरा करेगा। यहाँ पर केल है, आप समझो यहाँ पर एक केल है, जब इधर ये झूलेगा तो आधा ऑसिलेशन जो है L लंबाई के धागे से झूलेगा, बट जब यहाँ पर कील में आके फंसेगा तो कील में फंसने के बाद जो है आप इमेजिन करो कि सिर्फ लेंथ यहाँ पर बचेगी L/4। अब जो आधा ऑसिलेशन झूलेगा दैट इज L/4 L लेंथ से झूलेगा ये। तो आधा टाइम L लंबाई से झूला, आधा टाइम L/4 लंबाई से झूला, ये जो टाइम बनेगा L और L/4 लंबाई का दैट इज कॉल्ड टोटल टाइम पीरियड। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि इस बॉब का टाइम पीरियड कितना होगा। तो फाइनली यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन फाइंड आउट टाइम पीरियड, फाइंड आउट टाइम पीरियड। अब आप समझ गए होंगे, हाफ ऑफ द ऑसिलेशन इज completed by the length L and other half of the oscillation completed by length L/4। तो आप ये बताओ L लंबाई से जो ऑसिलेशन कंप्लीट किया है उसका टाइम कितना होगा। फुल लेंथ जो है यहाँ पर L लंबाई से जो टाइम बना दैट इज T/2, है ना। तो T/2 का जो टाइम बनेगा दैट इज T का मतलब क्या लिखोगे 2π√L/g, 2π√L/g बन जाएगा। अब इसका भी बाई 2 करना आपको, तो फाइनली कितना बन गया π√L/g। तो π√L/g समय तक ये L लंबाई से झूलेगा। बस यहाँ पर अब चेंज क्या करना आपको, लेंथ चेंज करना है। इसको आप कह लो T1। अब T2 क्या लिखोगे बोलो, T/2 बराबर 2π√, अब लेंथ यहाँ पर क्या रखोगे बोलो L/4 और बाई जी, L/4 है ये, और इस पूरे का बाई 2। तो देखो बाई 2 से 2 खत्म हुआ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा π√L/4g, अब 4 बाहर आ जाएगा रूट के तो यहाँ पर बाई 2 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो टाइम पीरियड कितना बना है इस केस का, बोलो टाइम पीरियड क्या बना। टाइम पीरियड यहाँ पर बना है इस केस का दैट इज T1 + T2, और T1 कितना है π√L/g, T2 कितना है बोलो π/2√L/g। आप देखो आंसर हो गया ये। अब कील मान लो हमने थोड़ा सा और शिफ्ट किया L/2 पे लगा दिया, तब भी आप कर सकते हैं। आधा ऑसिलेशन L से कंप्लीट किया, आधा ऑसिलेशन L/2 से कंप्लीट करेगा, तो ये वाला टाइम पीरियड तो अनचेंज रहेगा। बाकी उधर जब जाएगा तो लेंथ वो कम हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कील आपने कहाँ पे लगाई है। लेंथ कितना होगी वो कील पे डिपेंड करे, कील हमने कहाँ पे लगाई है ना। तो ऐसे भी केस आपसे पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।